नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या के समाधान के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हैं और आप लीगल हेल्पलाइन सरीके एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया या फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की, और घरेलू हिंसा को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं घरेलू हिंसा से जुड़े आज मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे लीगल हेल्पलाइन में। और कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि घरेलू हिंसा को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। ज़्यादातर ये मामले निकलकर सामने आते हैं घरेलू हिंसा से जुड़े हुए। तो ऐसे मामलों से अगर आप परेशान हैं या फिर किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन टेलीफोन नंबर्स पर। और घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। और हमारे साथ इन तमाम समस्याओं को और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता राजेश कुमार पटोहा जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सबसे पहले राजेश जी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और किस तरह के मामले सामने आते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और मैं आप सबके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। जी, बेसिकली होता क्या है, हमारे देश में बहुत पुरानी टाइम से जो है महिलाओं के साथ हिंसा होती आ रही है। और आज के आधुनिक जो युग है उसमें जो आज हम बैठे हैं उसके अंदर 2005 में एक घरेलू हिंसा संरक्षण कानून आया। उसके तहत जो भी है, अगर आपके पड़ोस में भी अगर किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑफिसर को या थाने में जाके वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलके उस जो है घरेलू हिंसा की जानकारी वहाँ पर दे सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, जो पीड़िता है, उससे जाके मिलके उसको उसके अधिकार बताएगी कि उसका घरेलू हिंसा का जो उसके साथ हो रहा है, घरेलू हिंसा जो हो रही है, उसके संरक्षण के लिए कानून क्या क्या है। ठीक है। हमारे साथ पहले दर्शक इस वक्त राजकुमार जी जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो कोर्ट के अंदर कैमरे लगने चाहिए वीडियो और ऑडियोग्राफी के लिए। अच्छा, हेलो जी सुन रहा हूँ आपकी बात को। वीडियोग्राफी और मेरी ये रिक्वेस्ट जो है लॉ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को भेज भी दी है। अच्छा, लॉ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को भेज भी दी है ये रिक्वेस्ट। हाँ हाँ जी। और राजकुमार जी, आपकी कोई परेशानी, कोई सवाल है जो आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं। जब फैसले दिए जाते। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सही से बात समझ नहीं आई। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा के मुद्दे पर आज हम लीगल हेल्पलाइन में यहाँ मौजूद हैं। तो घरेलू हिंसा से जुड़े कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आपको हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, घरेलू हिंसा की हम बात कर रहे हैं, आपने बताया क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घरेलू हिंसा में ज़्यादातर लोग अपनी आवाज़ को दबा देते हैं। वो सोचते हैं कि कौन बाहर जाए, कौन आवाज़ उठाए। और सबसे बड़ी बात, अगर घरेलू हिंसा सबसे पहले अगर किसी को पता चलती है तो घर जो आसपास के पड़ोसी होते हैं उनको पता चलती है। तो पड़ोसी की एक
क्या भूमिका यहाँ पर रह सकती है, और साथ ही पुलिस की भी मैं भूमिका की बात करना चाहूंगा। देखिए, पुलिस जो है, जो लोग बाग हैं, पड़ोसी हैं, वो कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। मगर मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको कि घरेलू हिंसा संरक्षण जो कानून है महिला का, इसके अंदर प्रावधान है कि जो इन्फॉर्मेशन देगा, जो इंटीमेशन देगा, उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और जो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएगा और प्रोटेक्शन ऑफिसर आगे कार्रवाई करेंगे, और उसमें वो सेक्शन 12 है इसका, उसके अंदर वो एप्लीकेशन अर्जी लगाएंगे कोर्ट के अंदर। और जो लेडीज हैं, अगर वो घर में रहते हुए, जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उस घर में रहते हुए वो संरक्षण ले सकती हैं कानून की सहायता से। और जिससे कि अगर बाई चांस अगर कोई घर में कामकाजी महिला है और घर का कोई सदस्य नहीं चाहता कि वो काम पे जाए और उसको परेशान करता है, जहाँ काम करने जाती है वहां पर भी उसको आगे परेशान करता है कोई, तो इस कानून के तहत जो है 18 सेक्शन 18 है, उसमें संरक्षण का प्रावधान दिया गया है कि कोई उसको इवन देन की टेलीफोन भी नहीं करेगा, जहां वो काम करने जा रही है वहां पर भी उसको जाके परेशान नहीं करेगा। और कोर्ट इसके अंदर जब संरक्षण दे देगी उसको, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा उसको, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि वो कानून का जो ऑर्डर है उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पड़ोसी अगर किसी आसपास के मामले की शिकायत करते हैं जहां पर किसी महिला के साथ परेशानी हो रही हो या फिर उसका उत्पीड़न हो रहा हो, तो पड़ोसी का नाम सामने नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। और पुलिस भी इस मामले में महिला की बात सबसे पहले आगे रखते हुए कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। पुलिस जो है वो उस महिला को ये बताएगी कि इस कानून के अंतर्गत उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या क्या है। सर, इस पर लगातार चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गुड़गांव से धर्मेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपना सवाल पूछिए। धर्मेश जी, कहिए अपनी बात। हाँ जी, ऐसा है जी भाई साहब जी, मेरा एक चेक बाउंस हो रहा है, मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, बोलिए। तो वो हाजिर नहीं हुआ, ना तो अवेलेबल वारंट पे ना नॉन अवेलेबल पे, उसका क्यों हो रहा है 15 नवंबर से। अच्छा, अभी भी हाजिर नहीं हुआ। हाँ, और वो भगोड़ा घोषित हो रहा है जी, अभी भी हाजिर नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी। सर इसमें ये क्या कर सकते हैं? मैं बता दूं आपको। जी बिल्कुल बताइए आप। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो सही तरीके से चल रही है। अगर कोई अब कानून ने जो है उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो भगोड़ा घोषित होने के बाद अब जब भी ये कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई पूरे तरीके से शुरू की जाएगी और आपको बार बार कोर्ट नहीं आना पड़ेगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन यह है कि आज संबंधित जो पुलिस थाना है वहां पर अपडेट्स इस मामले में लेते रह सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेश जी। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दे पर आज हम लीगल हेल्पलाइन में चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भी आपको परेशानी है तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कई बार देखा जाता है महिलाएं खुलकर बाहर नहीं आती हैं। कोर्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या कोर्ट की तरफ से किसी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है? कोर्ट की तरफ से किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाती है? जी, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस कानून के तहत जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, जी, जो मेन यहाँ प्रोटेक्शन पर ऑफिसर जो चीज देखते हैं। जी बिल्कुल। और वो महिला होती हैं, ज्यादातर कोशिश ये होती है, और कई राज्यों में जो SHO है उनको भी ये पावर दी गई है कि वो एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है काम करें। कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो बेसिकली क्या है कि ये उनको जो पीड़ित है उनको उनके अधिकार बताएंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, उनके अधिकार बताएंगे और ये बताएंगे किस तरीके से वो जो उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। एक चीज राजेश जी यहाँ पर जानना चाहूंगा मैं कि अगर कोई महिला के साथ कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, काफी लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा है या फिर सीधे कोर्ट में? देखिए, मेरा कहना इसमें यह है कि मतलब जाने से लोग शुरुआत कतराते हैं। मैं करें? बता देता हूँ आपको, इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो भूमिका है वो बड़ी अहम है। अगर आप किसी भी राज्य सरकार की जो आप अगर वेबसाइट पे देखें तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो है ब्यौरा दिया गया है। और उसके अलावा आप थाने में भी जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में पता कर सकते हैं। आप उनको बताइए, आगे वो अपनी कार्रवाई करेंगे और उस पीड़िता को वो ये बताएंगे कि आपको फ्री लीगल एड भी दी जाएगी और आप किस तरीके से आगे कार्रवाई करनी है। अगर कोई पीड़िता है, उसके साथ मारपीट हुई है, घर से बाहर निकाला गया उसको, तो उसे शेल्टर होम में पहुंचाएगी, वो उसकी जिम्मेवारी है। मेडिकल खर्चा करवाने की उसकी जिम्मेवारी, ट्रीटमेंट कराने की उसकी जिम्मेवारी है। और आगे जो कानूनी प्रक्रिया है
किस तरीके से की जाएगी वो उसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, नारायण सिंह हमारे साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़े हुए हैं, महाकाल की नगरी से। नारायण सिंह जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या परेशानी है आपको, रखिए अपनी बात। चलिए, लगता है नारायण जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम चाहेंगे वो दोबारा हमें कॉल करें और अपनी बात यहाँ पर रखें। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर महिलाओं के हक की बात हो रही है कि किस तरह की परेशानी यहाँ पर उन्हें आती है, क्या कदम उठा सकती हैं, लेकिन कौन कौन से मामले इसमें सामने आते हैं? ज़्यादातर महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन से जो मामले हैं वो आते हैं, कौन कौन से अपराध या फिर श्रेणियाँ क्या। जी, मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा, अपनी बहनों को और माताओं को, कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा, वो उसकी श्रेणियां हैं। तो उस श्रेणियों में क्या है कि अगर कोई गाली भी देता है बंदर, अगर उसको कोई, जैसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसको कुछ नाम दे के अगर कुछ उसको पुकारता है, ताने मारता है, हाँ ताने मारता है, अगर इस तरीके से बात करता है, इसमें मानसिक प्रताड़ना का भी बड़ा अहम रोल है। और ये हमारे बेसिकली क्या है, ये इतना अच्छा कानून है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि घरों में झगड़े होते थे, हमारी बहनें माताएं चुपचाप बैठ जाती थी कि ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारा पति गाली गलौज करता है, हमें कहीं जाने से रोकता है, तो हम इसके अंदर कानून का सहारा क्या लें। मगर ये जो महिला संरक्षण कानून है घरेलू हिंसा से, ये अगर देखा जाए तो ये नींव है कि महिला को कैसे जागरूक किया जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, कल को बढ़ जाती हैं, कई बार दहेज हत्या का रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि कोई गाली दे रहा है आपके साथ, कि आपका ये हक है, आपको ये कानून से संरक्षण प्राप्त है कि वो उसको ऐसा करने से रोका जाए। अगर आप कहीं काम करते हैं, काम करने जा रहे हैं, वहां भी आपको परेशान करता है, इसमें मैं एक बड़ी क्लियर बात बताना चाहूंगा आपको कि ये घरेलू कुटुंब से संबंधित परेशानियों के लिए बनाया गया है। कि अगर आप कोई बाहर के लिए नहीं है, ये कोई घर का सदस्य जी, और जो उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप का आना बड़ा जरूरी है इसके अंदर। और कई बार क्या होता है कि दहेज वाले मुकदमे दर्ज होते हैं, अब वो जो छोटी छोटी बातों को लेकर जो शुरू होते हैं वो आगे एक बड़े अपराध में तब्दील हो जाता है। जी, ठीक है। तो बरेली से यहाँ पर हमारे हम साथ, उस चीज को, जी सर, इस पर हम चर्चा करेंगे। बरेली से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। सर, आपने बताया कि किस तरह के अपराध की श्रेणी यहाँ पर, मतलब किस तरह के अपराध यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, पुलिस और पड़ोसी की भूमिका क्या रहती है, लेकिन प्रोसेस यहाँ कितनी लंबी खिंचती है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, सालों साल बीत रहे हैं, ऐसा, या फिर कुछ फास्ट सुनवाई है? इस कानून के तहत प्रावधान ये है कि जो भी पहली सुनवाई होगी वो कम से कम 3 दिन में हो। और जब कोर्ट में इस पर बात करेंगे, पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। प्रवीण हमारे साथ बागपत से जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, अपनी बात रखिए। सर, मेरे ने मतलब 2015 में एक मकान लिया था गांव में ही। अच्छा। तो उसमें लेने के बाद 2 भाई थे, छोटे भाई ने ये मकान दिया था, बड़े भाई ने मेरे पे 7 मुकदमे कर दिए हैं सर। अच्छा। और झूठे मुकदमे करता है, कभी अपहरण का लगा देता है, कभी लूट का लगा देता है, कभी कुछ चोरी का, कहीं भी हमें परेशान कर रखा है भाई। अच्छा। तो एसपी साहब से हमने मिल लिए, सीओ साहब से हम मिल लिए, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। आप इसके अंदर सर हमारी हेल्प कीजिए, कुछ जो अगर हो जाए। बिल्कुल, वही उसी चीज के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर जो है एक लिखित में अर्जी दीजिए अपने इलाका एसएसपी को, थाने में, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट में इसके अंदर मुकदमा दायर कर सकते हैं कि आपकी कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और इस तरीके से आपके ऊपर मुकदमे डाल के एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं या आपको झूठा फंसाना चाह रहे हैं। इस बात की आप लिखित में अर्जी दीजिए आप। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जो जवाब आपको दिया गया है उससे आपकी मदद होगी। गोविंद हमारे साथ नागपुर से एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल रखिए। भैया, मेरा 2 भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट में केस चल रहा है 3 साल से। अच्छा। कोर्ट में मुदत पड़ रही है। हाँ। कोई चुकाना नहीं आ रहा है, जज बहुत चेंज होते जा रहे हैं। किस बात का केस चल रहा है दोनों भाइयों के बीच में? जमीन के बारे का मामला है, हमें जमीन का रास्ते का मामला है। अच्छा, जमीन के रास्ते का। जी। पहले
कुआं है, कुआं की जाने का रास्ते का मामला है। पहले जमीन हड़प ली थी, वो तो कोर्ट में जीत गया, उसके बाद रास्ता भी बाइक की ओर मना कर रही है, बाइक पागल है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हमें रास्ता मिल जाए, हमें कुएं को जाने के लिए रास्ते का प्रॉब्लम है। कोर्ट में जीत गए हैं। जी बिल्कुल, जान लेते हैं क्या इसमें क्या मदद हो सकती है। राजेश जी, इनका कहना है लंबा प्रोसेस आप चल रहा है। थोड़ा सा क्लियर करके बताएं कि आपकी समस्या क्या है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप दो भाइयों में झगड़ा है एक रास्ते को लेके। अब वो रास्ता कितना पुराना है, वो लॉ ऑफ ईजमेंट है, उसके तहत आप उस कानूनी सहायता ले सकते हैं। लॉ ऑफ ईजमेंट के तहत आप मुकदमा दायर कर सकते हैं कि उस रास्ता रास्ते पूरे को में नहीं है ये। जी कहिए। ये रास्ता पूरा में 21 सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर समझ रहे आप, 21 सर्वे नंबर है। मैं जमीन जी जो जमीन होती है 21 सर्वे नंबर है, उसमें तो हिस्सा हो गया। आवाज ठीक है गोविंद जी, आपकी आवाज साफ पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नीचे दिए गए पते पर, जो अभी आप नीचे पता देख रहे हैं, उस पते पर आप चिट्ठी हमें लिखकर विस्तार से बता सकते हैं, ताकि हम आपकी अच्छे से मदद कर पाएं। और आप हमें ईमेल आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बात को समझें और आपको तुरंत कानूनी सहायता मुहैया कराई जा सके। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ बरेली से एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। मोहसिन साहब, स्वागत है आपका, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी मौसी के खिलाफ कोर्ट में उनके हस्बैंड के भतीजे ने एक नकली डॉक्यूमेंट से केस बनाकर दायर किया जी, और उसके बाद में जब वो प्रूफ हो गया और 6 महीने उसके ऊपर एक धोखाधड़ी जालसाजी का केस भी दायर कर दिया गया। उसके बाद में कोर्ट में ये कहता है वो कि ये मेरी गलती नहीं है, ये वकील की गलती है, और कोर्ट उसकी बात को मान के उसका मुकदमा वापस कर देता है। हाँ, तो क्या ये ठीक है कि मुकदमा वापस किया जा सकता है दीवानी में? मैं बिल्कुल जान लेते हैं राजेश जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस जो अभी आपने केस बताया उसके पूरे तथ्य अगर आप हमें बता पाए तो हम आपकी कुछ प्रॉपर तरीके से सहायता कर पाएंगे। आपकी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें मेल के जरिए पूरे तथ्य यहाँ पर रखें, हमारे सामने सारी बातें अगर साफ होंगी तो उतना ही सटीक और सही जवाब आपको यहाँ पर मिल पाएगा। तो आप भी हमें चिट्ठी लिख सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जल्द सुनवाई के लिए बात यहाँ पर हो रही थी कि महिला उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा से जुड़ी मामलों में कितना वक्त अमूमन लग जाता है? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि पहली जो तारीख है या पहली जो सुनवाई है इस तरह के केसेस में, वो 3 दिन में की जाती है। और उसके बाद अगर उसके अंदर कोई अंतरिम रिलीफ देना होता है, कोई इंटरिम ऑर्डर देना होता है, तो कोर्ट वो प्रदान करती है। वो किस प्रकार के होते हैं मैं वो बता देता हूँ कि किस बात को लेकर किसी पीड़िता ने वो मुकदमा फाइल करा है घरेलू हिंसा के खिलाफ, कि उसको घर का कोई सदस्य तंग कर रहा है या वो घर में रह रही है और उस घर के 4 कमरे उस एक कमरे में वो रह रही है और उस कमरे में आके बराबर कोई घर का एक सदस्य तंग कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है उस कोर्ट के ऑर्डर से। और उसमें जो है एक कोर्ट इंटरिम ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देगी कि जो फिलहाल जो है जब तक ये मुकदमा चल रहा है वो उसको तंग ना करे, ना टेलीफोन द्वारा, ना उसके जहां वो रह रही है उस कमरे में आके। इस तरीके से जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर हमेशा निगरानी रखते हैं और जो पीड़िता है उसको उसके टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, सुनीता जी, जिनका फोन कट चुका था बरेली से, वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, सवाल रखिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर। जी कहिए। हेलो, कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं आप ये बोलिए। कहना चाह रही हूँ सर जी, मेरे हस्बैंड वहाँ मुरादाबाद में काम करते हैं CNDS में जी, और रेजिडेंस इंटीरियर है। वहाँ पे उन्होंने एक काम वाली रख रखी थी अपने घर में बर्तन मांजने के लिए। तो अब ये उसके साथ रहते हैं और उसे मकान बना के दे दिया है, उसकी बेटी को पढ़ा रहे हैं और उसके बच्चे के साथ रह रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए इसमें, मुझे कौन सा मुकदमा डालना चाहिए? बिल्कुल, आपको इसमें मदद कीजिए। जी जी, आपको तो पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो उसके साथ किस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम किसी के लिए ऐसे कह दें कि उसके साथ रह रहे हैं और सारा खर्चा वो उठा रहे हैं। आपको उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप कोर्ट के सामने बात रख सकती और हैं। ये भी कि उनकी बेटी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, ये सारी चीजें वो खर्चा अगर उठाने की बात है तो खर्चा इन्होंने करा है, उससे कागजात होंगे। अगर वो कागजात मिलते हैं तो उसके बाद इवन अदरवाइज आपको जो है आप उनसे खर्चे के लिए मुकदमा फाइल कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आप ये बात रख सकती हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरा खर्चा ना उठा के किसी और, देखो रोका तो नहीं जा सकता,
कि वो अब खर्चा कर रहे हैं किसी और के ऊपर। हाँ, आप उनकी जिम्मेवारी है, आपके ऊपर अगर खर्चा नहीं कर रहे हैं, आपका प्रॉपर अगर वो भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है इनके केस को देखते हुए कि जैसा कि बताया डोमेस्टिक वायलेंस पे ये मानसिक प्रताड़ना भी है एक तरह से। जी बिल्कुल। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है और ये चीज भी ये रख सकती है कि मानसिक प्रताड़ित हो रही हूं मैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और ये चीज उसके अंदर आएगी और इनको रख के और वहां अगर आपको डॉक्यूमेंट लगा के उस अर्जी के साथ वहां देना पड़ेगा, और मॉनिटरी रिलीफ, कंपनसेशन, आप ये सब चीजें क्लेम कर सकती हैं। तो यानी सुनीता जी प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलके उनसे भी यहाँ पर बात कर सकती हैं और इनको पूरी मदद यहाँ पर मिलेगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम लोगों की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया। और बात यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की हो रही है, घरेलू हिंसा की हो रही है, तो ऐसे मामलों में अब आप समझे होंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी आपसे ही जुड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।